नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली ऐसी न्यूज़ आई है जिससे मैं तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा शॉक हो गया हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत इस चीज़ को लेकर अंदाजा हमेशा से था, लेकिन फिर भी ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है और ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर शो करती है। सिर्फ ये चीज़ कश्मीर में ही नहीं रहेगी, बहुत जगह ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जो रेडिकलाइजेशन है यूथ का वो बहुत तेजी से हो रहा है। अभी ये क्या न्यूज़ है कि ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि दरअसल जो पूंछ में अटैक हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही, जिसमें टेररिस्ट ने एक आर्मी के ट्रक को अटैक किया था। पहले गोली से फायरिंग की गई थी, उसके बाद फिर इस ट्रक में आग लगा दी गई थी और जितने भी सोल्जर्स थे, 5 सोल्जर्स थे इसमें, वो सब के सब मारे गए थे। ऐसा बताया जाता है कि ये जो ट्रक था ये रमजान के लिए जो फ्रूट्स होते हैं या फिर बाकी सब भी जो सामान थे वो लेके जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पे, और उन पे अटैक करके इन टेररिस्टों ने और सारे सोल्जर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उनको मार डाला। नाउ अब ये न्यूज़ आई है कि ये जो पूरा अटैक था ये काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी इसकी, और जो लोकल्स थे इस एरिया के उनने भी इन टेररिस्टों को सपोर्ट किया इस चीज़ में, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की, शेल्टर प्रोवाइड किया, इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है इस चीज़ में प्रोवाइड किया गया था। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से जो बुलेट्स है या फिर आईडी है वो इनके लिए ड्रॉप किए गए थे इनके लोकेशन पे, जिनका इस्तेमाल इन लोग ने इस अटैक में किया है। तो काफी जो लोकल्स है उनको ऑलरेडी डिटेन किया जा चुका है, कुछ लोग को फॉर्मल अरेस्ट भी किया गया है, बाकी भी जो इस पे इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, जिसके बाद धीरे धीरे जो चीज है वो निकल के सामने आएगी और कुछ नया निकल के सामने नहीं आने वाला, वही चीज निकल के सामने आएगी जो हमेशा से आती है। पाकिस्तान का इसमें हाथ था, पाकिस्तान की तरफ से ये करवाया गया है ताकि जो G20 समिट होने वाला है कश्मीर में मई 22-23 तारीख को, उस पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट डाला जाए, उस पे फिर से इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाए कि देखो कश्मीर जो है वो अभी भी पीसफुल नहीं है। बहुत टाइम से, लगभग लास्ट ईयर से ही इंडिया को धमकी दिया जाने लगा था कि कश्मीर में अगर तुमने G20 कराया तो इसका जो अंजाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। काफ़ी बड़े बड़े जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने ऑलरेडी इंडिया को धमकी देना शुरू कर दिया था इस चीज़ के लिए। इस न्यूज़ के बाद, लोकल्स का इसमें इन्वॉल्व होने की न्यूज़ के बाद, इसके बाद से जो रेडिकलाइजेशन का इशू है इंडिया में, जो यूथ का रेडिकलाइजेशन है जिसके बारे में काफ़ी टाइम से डिस्कशन चल रहा है, कई लोग इसको मानते हैं, कई लोग इसको रिजेक्ट करते हैं, वो सवाल बहुत ज़्यादा फिर से उठने लगा है। रेडिकलाइजेशन होता है किसी इंडिविजुअल के सपोर्ट में या फिर किसी विचारधारा के, किसी ग्रुप के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव या फिर बहुत ज़्यादा अगेंस्ट व्यू रखना, चाहे वो पॉलिटिकल ग्रुप हो या विचारधारा या फिर सोशल या रिलीजन ग्रुप या फिर विचारधारा हो। आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं किसी को, ठीक है, किसी के अगेंस्ट में हो सकते हैं, किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, वो सब चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम व्यू रखना कि यही सही है बाकी सब गलत है, ये मानना कि सामने वाले को एग्जिस्ट करने का ही राइट नहीं है, इसको कहा जाता है रेडिकलाइजेशन। इसी चीज जो होती है ये क्राइम्स, राइट्स, टेररिज्म्स और सोशल क्लासेस जो होते हैं उनको बर्थ देती हैं, यानी कि वो सब इन सब से बढ़ते हैं। और ऐसी विचारधारा को मोटिवेशन कह लीजिए या फिर जो मेन कॉज होता है इस तरीके की विचारधारा का, वो होता है रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा भड़काए जाना। अक्सर होता क्या है कि किसी ग्रुप, किसी कम्युनिटी या किसी कास्ट या रिलीजन को ले लो, इनके जो रिप्रेजेंटेशन होती है इकोनॉमी में कह लीजिए या फिर पॉलिटिकल लेवल पे कह लीजिए वो कम होती है, जिसकी वजह से ये लोग मार्जिनलाइज फील करते हैं। इनको लगता है कि सिस्टमेटिकली ऐसा किया जा रहा है, हम लोग को जानबूझ के गरीब रखा जा रहा है या फिर हम लोग को जो MLA है, MP है, ऐसा बनने से रोका जा रहा है। इसी वजह से हमारी जो सोशल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, बाकी सबसे खराब है। और ऐसे टाइम में फिर इनको भड़का के या फिर ये लोग खुद भी इस चीज को नोटिस करके जो रेडिकलाइजेशन होता है इनके अंदर और उनके माइंडसेट में वो अपनी जगह बना लेता है। इनको बोल दिया जाता है कि आपका जो रिलीजन है या फिर आपका जो कास्ट है या एथनिसिटी है ये खतरे में है, इस पे लगातार अटैक हो रहा है, इनडायरेक्टली कॉवर्ड अटैक हो रहा है, इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इसकी वजह से जो रेडिकलाइजेशन होता है वो बढ़ने लगता है, जिसका जो नतीजा होता है वो पूरे कंट्री को फेस करना पड़ता है। सोसाइटी पे इसका बहुत गलत असर पड़ता है, राइट्स जैसा कि मैंने बताया आप लोग को वो हो जाते हैं, प्लस टेररिज्म को भी अंजाम दे देता है। ट्रस्ट डेफिसिट जो होता है दो कम्युनिटीज के बीच में वो क्रिएट होने लगता है, दुश्मनी की भावना बढ़ती है। साथ ही साथ अगर जो लॉ एंड ऑर्डर्स या फिर क्राइम्स वगैरह ये सब बढ़ते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी कंट्री में आना कम हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा जो कंट्री है उसका डाउनफॉल हम लोग देखते हैं कि ये होने लगता है इस तरीके की इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से। आचार्य चाणक्य का एक कोट था कि इंटरनल डिस्टरबेंस जो होते हैं वो एक्सटर्नल डिस्टरबेंस से ज्यादा खतरनाक होते हैं। इससे आप लोग समझ सकते हो कि ये जो इशू है ये कितना ज्यादा सीरियस है, कितना ज्यादा खतरे की बात है इंडिया के लिए इसका बढ़ना। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का आप लोग ऑलरेडी सुन रहे होंगे, हर तरफ से ये सुनने को मिल रहा है। ये जो न्यूज़ आई है कि लोकल्स इसमें इन्वॉल्व थे, ये भी इसका एक तरीके से प्रूफ है।
उसके अलावा फिर लास्ट ईयर ही उदयपुर में क्या हुआ था, आप लोग अगर न्यूज़ फॉलो करते हो तो आप लोग जानते होंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद पे एक कमेंट किया था इंडिया की एक पॉलिटिशियन ने। उसके बाद एक शख्स था उदयपुर में जिसकी एक टेलर की दुकान थी, उसके बच्चे ने गलती से पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया था, जिसकी वजह से उस टेलर के दुकान में घुस के उसका बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया था। जिसके बाद बेखौफ होकर इन लोग ने वीडियो भी बनाया, बकाया धमकी भी दी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, और सर दर्द से जुदा इस तरीके के जो नारे हैं वो सब काफ़ी ज़्यादा लगाए गए। इसके अलावा एक टाइम था कि जब पाकिस्तान की उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो, उनके नारे चलाए गए थे कश्मीर में मस्जिदों से, और उसके बाद से जो दंगे हैं कश्मीर में वो भड़के थे। तो कहने का मतलब है कि ये जो रेडिकलाइजेशन है यूथ का, जो इंडिया के यूथ इंडिया के ही खिलाफ हो जा रहे हैं, उनको भड़का दिया जा रहा है कि इंडिया में तुम लोग के साथ गलत हो रहा है, ये सब वाकई में एक बहुत बड़ा इशू है। और ये तो चलो पाकिस्तान करा रहा है, ये वाला तो जो कश्मीर के साइड वाला ज्यादातर जो केस है वो पाकिस्तान द्वारा मोटिवेटेड है। लेकिन हो क्या रहा है कि कई न्यूज ऐसी आई है साउथ में, अगर आप लोग जाओगे ना केरला वाले साइड में, यहाँ पर तो यहाँ पर आईसिस यानी कि इस्लामिक स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। और ऐसा कहा जाता है कि इस्लामिक स्टेट का जो मीडिया हाउस है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव इसके पीछे काम करता है, और बहुत ही बड़ा मीडिया हाउस है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल मीडिया हाउस है। उसी का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया में इस तरीके के जो विचार होते हैं कि मुसलमानों के साथ उल्टा सीधा हो रहा है इंडिया में, वो सब फैलाया जा रहा है खास करके केरला वाले स्टेट में। और जिसकी वजह से काफी इस तरीके की न्यूज आई है पिछले टाइम में कि यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनको रिक्रूट किया गया है। पास्ट में काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल जो है जो कि इस तरीके के रिक्रूटमेंट करते थे, उनको भी एनआईए ने बस्ट किया, उनके बारे में भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की है, जिसमें इस तरीके के काफ़ी इंसिडेंट सामने आए हैं। हाल ही में एक मूवी भी रिलीज हुई है जिसका नाम है केरला स्टोरी। इसका जो ट्रेलर आप लोग देखोगे ना, तो ट्रेलर से ही आप लोग को पता चल जाएगा कि असली में हो क्या रहा है। हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है, फिर उनको यहाँ से भेज दिया जाता है सीरिया इराक, वहां पर इन लोग को बंदी बना के रखा जाता है। कई हजारों वुमेन्स का ऐसे केस सामने आए हैं। आप ये ट्रेलर अगर देखोगे तो आप लोग को खुद ही इसके बारे में पता चल जाएगा। इस तरीके की न्यूज़ पिछले काफ़ी टाइम से आ रही है। केरला में आईसिस का हो गया, और फिर हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब साइड में खालिस्तान मूवमेंट जो है वो भड़कता जा रहा है। बीच में आप लोग को याद हो तो पीएफआई पे भी एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन किया था, उसमें भी इस तरीके की चीज़ें निकल के आम सामने आ रही थी कि पीएफआई का ये प्लान था कि वो धीरे धीरे साउथ से इंडिया पे पूरा कब्जा कर लेगा। तो ये सब चल रहा है कंट्री में। ये लोग हर चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। पॉलिटिकल डिफरेंस होता है तो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, रिलीजन डिफरेंस होता है तो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। साउथ में आप लोग को पता होगा कि जो नॉन रीजनल पार्टीज होती है उनको उतना सपोर्ट मिलता नहीं है अक्सर, तो इसीलिए इस डिफरेंस का इस्तेमाल करके साउथ के स्टेट्स में के लोगों के अंदर जो है इसको एक्सप्लॉइट करके ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट जो है वो अपने अंदर करते हैं, और उनका फिर मिसयूज करते हैं कंट्री को नुकसान पहुँचाने के लिए। प्लस इंडिया के जो नेबर कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वहां पर भी जो अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका इस्तेमाल भी ये लोग करते हैं उस कंट्री के अगेंस्ट में। इस्लामिक स्टेट जो है वो उससे सिर्फ इंडिया को खतरा नहीं है, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, सारी मुस्लिम कंट्री जो है जो कि इस समय इस्लामिक स्टेट के चपेट में नहीं है, उन सबको उससे खतरा है। वो सब उसको खतरा मानती है, यहाँ तक कि अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो भी उसको खतरा मानता है। लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो उतनी है नहीं, इसी का फायदा उठा रहे हैं इस तरीके के ग्रुप। पहले उस कंट्री पे धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे ये इंडिया के और पास आते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये इंडिया के पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे इंडिया के लिए जो खतरा है वो भी बढ़ता जा रहा है, ऐसे बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है। इसीलिए इस सिचुएशन को देखते हुए हाल में ही गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए। जैसे कि सबसे पहले रेडिकलाइजेशन को डिफाइन किया गया है, इसको अफर्म किया गया है कि हाँ इस तरीके का माइंड वॉश जो है वो किया जा रहा है इंडिया के यूथ का। कुछ साल पहले ही जीएस वाजपेयी के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी रेडिकलाइजेशन का जो इशू है उस पर सुझाव देने के लिए गवर्नमेंट को, जिसके बाद फिर ये जो डेफिनेशन है ये प्रोवाइड की गई। साथ ही साथ यूपा जो एक्ट है उसको भी अमेंड किया गया। इसके साथ ही साथ की लॉज जो हैं जो काउंटर टेररिज्म के लिए बनाए गए हैं उनको भी और थोड़ा स्ट्रांग किया गया, ताकि जो एजेंसीज हैं, जो इंडिया की एजेंसीज है जो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, उनको और भी ज्यादा सपोर्ट मिले और भी ज्यादा अच्छे से वो इसको काउंटर कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन भी क्रिएट किया गया इसी चीज के लिए। साथ ही साथ डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा चलाया जा रहा है, ताकि जो यूथ है उसको सही में बताया जाए कि क्या सच है क्या गलत, और इस तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपना जो प्रोपेगेंडा है वो ना फैलाने दिया जाए आसानी से यूथ के खिलाफ।
स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरह के जो डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम है वो भी चला रही है, और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कई यूट्यूब चैनल, कई सोशल मीडिया अकाउंट, साथ ही साथ कई ऐप्स को ऑलरेडी ब्लॉक कर चुकी है। टाइम टाइम पे ऐसा करती भी रहती है। हाल में बहुत रिसेंटली अभी आज ही और कल की न्यूज़ है कि 14 और ऐप्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है इंडिया में, जिसका इस्तेमाल करके कश्मीर में जो टेररिस्ट है वो अपने आकाओं से बात करते थे पाकिस्तान में। तो इस तरीके के जो एक्शंस है ये भी लिए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके लिए काम किए इस चीज़ में सुधार नहीं देखने को मिल सकता, वो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना यूथ को। जब यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, जब उनका दिमाग, उनका टाइम किसी चीज़ में नहीं लगता, वो बिजी नहीं होते, तो एक कहावत नहीं है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, उसी तरीके से होता है। इस तरीके की प्रोपेगेंडास के चपेट में वो जल्दी आ जाते हैं, उनका माइंड वॉश आराम से कर दिया जाता है और फिर उनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करती हैं इस तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसके पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो यूथ है इसको पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे इनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है कंट्री में, तभी जाके इस चीज़ में जो सॉल्यूशन है एक बार ढंग का सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। तो ये है पूरा वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।